हमारे राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन में बात करेंगे इस वक्त की 5 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा की रेस में हो रहे कांग्रेस में कोहराम की। उसके बाद बात होगी जयपुर में हो रहे शिक्षकों के धरना प्रदर्शन की, जो शैक्षिक सेवा नियम 2021 को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। उसके बाद बात होगी पाली में पानी की समस्या को लेकर निकाली जा रही पद यात्रा की। उसके बाद प्रदेश में अलग अलग जगहों पर आग का तांडव देखेंगे। आखिर में बात होगी उदयपुर जिले में रफ्तार के कहर की, जहां सवारी से भरी एक जीप खाई में पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत भी हो गई। और उस वक्त की बड़ी खबर, बीकानेर में एक मजदूर की मौत। मकान के गिरने से मजदूर की मौत हो गई। भवन निर्माण के दौरान पहली मंजिल से वो मजदूर गिर गया। मुआवजे की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। मोर्चरी के सामने धरने पर बैठे हैं परिजन। जेएनवीसी थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो बीकानेर में एक कंस्ट्रक्शन के दौरान मजदूर पहले माले से नीचे गिर गया। नीचे गिरते उसकी मौत हो गई। अब उसके परिजन वहां पर पहुंचे हैं, मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं, मोर्चरी के सामने धरना दे रहे। ये वो तस्वीरें बीकानेर की। भवन निर्माण के दौरान पहली मंजिल से ये मजदूर नीचे गिरा और गिरने से इसकी मौत हो गई। फिलहाल मोर्चरी के बाहर बैठे ये तमाम लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे बीकानेर संवाददाता मनीष के साथ। मनीष, कैसे हुआ यह हादसा और क्या इस समय समझाइश की जा रही है? जी, दरअसल पूरी घटना जेएनवीसी थाना क्षेत्र की है। यहाँ पर एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके पहली मंजिल पर निर्माण कार्य हो रहा था और उस दौरान मनीष से फिर से कोशिश करेंगे बात करने की। संपर्क इस वक्त टूट गया है। हम अपने दर्शकों को बता दें, बीकानेर से ये इस वक्त की खबर है। ये तमाम लोग मोर्चरी के बाहर हैं और उस मजदूर जिसकी मौत हुई है उसके लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस मजदूर की निर्माण कार्य पर मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, पहले फ्लोर से नीचे गिरा और उसके बाद इसकी मौत हो गई। एक बार फिर से कोशिश करते हैं मनीष से बात करेंगे। मनीष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चाहूंगा मामला जेएनवीसी थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा था और इस निर्माण कार्य के दौरान मकान में पहली मंजिल का कार्य चल रहा था, जहां पर मजदूर जो है वो काम कर रहे थे और अचानक एक मजदूर जो है वो अज्ञात कारणों से जमीन पर नीचे आ गिरता है पहली मंजिल से, जिसके उसके गिरने के बाद में उसको जो मौके पर साथी मजदूर थे उसे अस्पताल ले जाते हैं, पीबीएम अस्पताल, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया जाता है डॉक्टरों द्वारा। घटना की जानकारी मिलने के बाद जो मजदूर हैं उसके परिजन जो हैं वो अब पीबीएम अस्पताल के बाहर मोर्चरी के सामने धरने पर बैठे हुए। उनकी मांग है कि जो मजदूर हैं उसकी मौत हुई है, जिसको लेकर के उनको मुआवजा जो है वो दिया जाए। जी मनीष, जिसका निर्माण कार्य चल रहा था, क्या वो निजी तौर पर किसी का मकान बनाया जा रहा था या कोई कॉम्प्लेक्स वहां पर बन रहा था, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही थी? उनकी तरफ से कोई बयान जारी हुआ है? उन्होंने परिजनों के साथ समझाइश की है? मुआवजा देने की बात पर रजामंद हुए हैं? जी, निजी कार्य का मकान हो रहा था, इसका निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से ये जो घटना है ये अकस्मात घटित हुई है, इसको लेकर के जो मकान के जो मालिक है जिनका काम हो रहा था, उनका कहना था कि उसमें उन लोगों की भी कोई भूमिका नहीं है। निर्माण कार्य होने के चलते और शायद मजदूर की ही लापरवाही के चलते वो पैर स्लिप होने की वजह से नीचे गिरा होगा। फिलहाल जो है प्रशासनिक अधिकारी मजदूरों से समझाइश कर रहे हैं। हालांकि मकान मालिक की ओर से मुआवजे की बात अभी तक इस पर सहमति भी नहीं बन पाई है।
जानकारी के लिए आपका धन्यवाद मनीष। और उदयपुर में रफ्तार का कहर, यात्रियों से भरी जीप खाई में पलट गई। एक महिला की मौत हो गई, 11 गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। गोगुंदा क्षेत्र के बेकरिया थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो उदयपुर में एक जीप अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। एक की मौत हो गई, 11 लोग घायल हैं। ये वो जीप, तस्वीरें सड़क से खाई की तस्वीरें, जहां पर ये सभी लोग इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। एक की मौत हो गई है। और भीलवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस को झटका लगा है। नगर परिषद के उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली। वार्ड नंबर 42 पर उपचुनाव हुआ, बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो भीलवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस को यह झटका लगा है। नगर परिषद के उपचुनाव थे और इसमें बीजेपी की मेहनत रंग लाई। वार्ड नंबर 42 पर यह उपचुनाव हुआ था। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थे। उपचुनाव था ये, जिसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की। नगर परिषद के उपचुनाव में भीलवाड़ा से यह खबर, जहां पर कांग्रेस को झटका लगा है। नगर परिषद के उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। सुभाष, भीलवाड़ा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, कांग्रेस के लिए इसे झटके के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि आत्मविश्वास से लबरेज थी कांग्रेस और उसमें ये हार। सुभाष, बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए सीधे तौर पर झटका है, क्योंकि महज 18 महीने विधानसभा चुनाव बाकी है। ऐसे में एक छोटे से वार्ड को कांग्रेस नहीं बचा पाती है, जहां पहले पार्षद कांग्रेस का होता है, उसके बावजूद कांग्रेस अपना वार्ड बचाने में सफल नहीं हो पाती। ऐसे में कहीं लगने लगा है कि कांग्रेस के लिए चिंतन शिविर के बाद अब चिंता की विषय है, क्योंकि जिस तरह का परिणाम भीलवाड़ा में आया है और जिस तरह की विरोध की स्थितियां बनी थी, उसके बाद जिस तरह का परिणाम है, वो साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा करने लगा है कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस का मोह जो है भीलवाड़ावासी छोड़ रहे हैं और वो पुनः भाजपा की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि वहाँ विधायक शहर में जो है वो भाजपा के ही है। ऐसे में साफ तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि विधायक का प्रभाव भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे परिणाम से साफ हो गया है कि अब कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव की राह आसान नहीं है, क्योंकि छोटे से उपचुनाव में जब कांग्रेस को शिकस्त मिली है, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव की राह इतनी आसान नहीं की जा सकती। जी आसिफ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद सुभाष। उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। बीकानेर में 3 बच्चों की मौत हो गई। खेत में बनी डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। डिग्गी में नहाने के दौरान ये तीनों बच्चे डूब गए। पूगल थाना क्षेत्र के भानीपुरा की यह घटना बताई जा रही है। तो डिग्गी में डूबने से यह मौत हुई है। 3 बच्चे एक साथ इस डिग्गी में डूब गए। बताया जा रहा है कि नहाने के लिए गए थे, खेत में डिग्गी बनी हुई थी और तीनों ही बच्चे इसमें डूब गए। पुगल थाना क्षेत्र के भानीपुरा की ये दुखद घटना बताई जा रही है, जहां पर 3 बच्चों की मौत हो गई।
बीकानेर के पूगल से एक खबर, जहां पर खेत में बनी हुई डिग्गी में बच्चे नहाने के लिए पहुंचे थे और तीनों बच्चे इस डिग्गी में डूब गए। तीनों की मौत। पाली में पानी की समस्या को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। बताया जा रहा है कि पाली नगर परिषद सभापति रेखा भाटी और उनके पार्षद पति और पूर्व सभापति राकेश भाटी ने बिना किसी को बताए पेयजल के स्थायी समाधान की मांग को लेकर पाली से जयपुर के लिए पैदल सफर पर निकल गए। 4 दिन के सफर के बाद जब सभापति दंपति ब्यावर पहुंचे तब उन्होंने बताया कि पाली में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए वो सीएम गहलोत से मिलेंगे और उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद से उन दोनों का पैदल सफर जारी है। 300 किलोमीटर लंबे इस सफर पर उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। सांसद पीपी चौधरी और विधायक ज्ञानचंद पारीख ने भी उनकी सराहना की है। पाली शहर की प्रमुख समस्या पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान को लेकर पाली चेयरमैन रेखा राकेश भाटी जयपुर के लिए पैदल रवाना हुए और मुख्यमंत्री से इसकी स्थायी समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। रेखा राकेश भाटी से चर्चा करते हैं कि क्या है मांग आपकी प्रमुख तौर पे। हमारी एक ही मांग है कि हमारे पाली शहर में स्थायी पाइपलाइन आ जाए जिससे आमजन को राहत मिल सके, क्योंकि अभी गर्मी का समय है और इस समय पानी की बड़ी पेयजल की जो विकट बहुत समस्या है उसके समाधान के लिए ही हमने ये। राकेश जी क्या मांग रहेगी, किस तरीके से ये क्या है जयपुर यात्रा? हमारी ये पैदल यात्रा 300 किलोमीटर जयपुर की पाली शहर के अंदर स्थायी समाधान पानी की पाइपलाइन का। हर 2-3 साल के अंदर पाली के अंदर पानी की समस्या रहती है, तो फिर वो ट्रेन द्वारा पानी आता है। करोड़ रुपये 15 से 20 करोड़ रुपये ट्रेन के अंदर खर्च हो जाता है और पैसा बर्बाद होता है, कोई मतलब नहीं है। अब ये स्थायी समाधान हो जाएगा, जोधपुर से पानी आ जाएगा तो ये पैसा भी बचेगा और पाली की जनता को राहत भी मिलेगी। इनका उद्देश्य है कि पाली को पेयजल समस्या से निजात मिले और इसका स्थायी समाधान हो। श्याम चौधरी, न्यूज़ 18 पाली। ये जो 1 महीने का ये क्रुशियल समय हमारे पास जो कठिन समय है, उसमें पाइपलाइन के जरिए पानी तो कोई भी सरकार नहीं पहुंचा सकती, चाहे कुछ भी कर दे। अभी तो यहाँ के जो अपने लोकल रिसोर्सेज हैं उनका बेहतर उपयोग करके अपनी ओर से संसाधन लगाकर, परिस्थिति की ओर से टैंकर लगाकर जहाँ जहाँ पेयजल का संकट पैदा हो रहा है, जहाँ कमी है वहाँ टैंकरों के माध्यम से पानी भेजते, और उसके बाद में जब ये समय समाप्त हो जाता तो हम सब मिलकर संघर्ष करते तो शायद बेहतर परिणाम आता। तेज धूप और गर्मी के बीच राहत भरी खबर यह है कि 3 जून को केरल आने वाले मानसून ने रविवार को ही केरल में प्रवेश कर लिया है। इससे मानसून के राजस्थान में भी जल्द आने की उम्मीदें बढ़ गई है। राजस्थान में अमूमन मानसून 20 से 25 जून के आसपास प्रवेश करता है, लेकिन इस बार इसके तय समय से पहले आने की उम्मीद है। इसके साथ ही प्री मानसून एक्टिविटीज भी जल्द शुरू होने की संभावना है। प्रदेश में 10 जून से लेकर 15 जून के आसपास प्री मानसून एक्टिविटीज शुरू हो सकती हैं और 17 जून के बाद कभी भी मानसून प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 से 5 दिन मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि भरतपुर संभाग के जिलों में आज छुटपुट स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे का मेघ गर्जन होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से यह भी बताया गया है कि बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में अगले 3 दिनों में तेज धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। हालांकि इस दौरान पारे में मामूली गिरावट देखने को मिलेगी और लोगों को भी हीट वेव का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अब बात करेंगे आग के तांडव की, जहां प्रदेश में अलग अलग जगहों पर आग का तांडव देखने को मिला। पहली तस्वीर में अजमेर है कि कैसे अजमेर के लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। वहीं दूसरी तस्वीर जोधपुर की है, जहां जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा में अचानक आग लग गई। इससे कई अहम दस्तावेज जलकर राख हो गए।
दो तस्वीरें अजमेर और जोधपुर की, और ये तेज गर्मी के दौरान लगातार आग की खबरें, इस बार दो अलग अलग जिलों से। जेएनयू के अंदर जोधपुर में जो गोपनीय शाखा थी उसमें आग लगी, सभी महत्वपूर्ण कागजात जल गए, और अजमेर में लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। लकड़ी के गोदाम में आग लगने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी दूर तक फैली होगी। राज्यसभा का रण, कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने राजस्थान के किसी नेता को राज्यसभा जाने का टिकट नहीं दिया। मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने सवाल भी उठाए हैं। संयम लोढ़ा ने ट्वीट करके सवाल किया है, प्रदेश से प्रत्याशी नहीं बनाने के कारण क्या हैं? इस बार राजस्थान से जो लोग राज्यसभा जाने वाले हैं उनमें एक भी राजस्थान का पॉलिटिशियन या नेता नहीं है। उम्मीदवारों की लिस्ट पर राजस्थान से कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा ने असंतोष जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है, कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि राजस्थान के किसी भी कांग्रेस नेता कार्यकर्ता को राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाने के क्या कारण हैं। संयम लोढ़ा के ट्वीट पर राजीव अरोड़ा ने पलटवार किया और ट्वीट करते हुए लिखा है, मेरे मित्र संयम लोढ़ा, 66 अखबारों के अनुसार सबसे पहले आपने ही 3 उम्मीदवार बाहर के लाने की सलाह दी थी। आपकी राय को काफी महत्व मिला है। लगता है बस नाम बदल गए। आप तो प्रसन्न होने चाहिए। राजीव अरोड़ा के ट्वीट पर संयम लोढ़ा ने फिर पलटवार किया, मैंने राय राष्ट्रीय संदर्भ में दी थी, न दिल्ली को समझ आई और न मेरे बड़े भाई राजीव अरोड़ा को। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा भी पार्टी द्वारा जारी लिस्ट से नाराज नजर आ रहे हैं। पवन खेड़ा कांग्रेस में राज्यसभा के दावेदार थे। लिस्ट जारी होने के बाद उन्होंने ट्वीट किया, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई है। तो कांग्रेस की राज्यसभा लिस्ट जारी होने के बाद लगातार ट्वीट के जरिए नाराजगी जताते कांग्रेस नेता नगमा ने पवन खेड़ा के ट्वीट को रीट्वीट किया है और लिखा है, हमारी भी 18 साल की तपस्या कम पड़ गई इमरान भाई के आगे। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी ट्वीट किया है, सलमान खुर्शीद, तारिक अनवर और आजाद साहब की तपस्या तो 40 साल की है, वो भी शहीद हो गए। और अब बात राजधानी जयपुर की। जयपुर राइट्स को सोडाला एलिवेटेड के पूरे होने का अभी इंतजार करना होगा। 2016 से शुरू हुआ एलिवेटेड रोड को पूरा होने में अब भी इंतजार है। काम पूरा करने की 31 मई डेडलाइन पर भी प्रोजेक्ट पूरा ना होते देख जेडीए ने इसे अब जून अंत तक पूरा करने की नई डेडलाइन तय की है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए लगता नहीं है कि जुलाई से पहले एलिवेटेड रोड पर वाहन चल पाएंगे। अभी इस एलिवेटेड रोड पर 3 स्थानों पर काम बाकी है। जेडीए का दावा है 3 जगहों पर काम 15 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। ट्रैफिक के लिए खुल जाएगा। काफ़ी सारे स्पान्स थे, बहुत ज़्यादा स्पान्स में काम होना था,
लेकिन ट्रैफिक पुलिस से बात करने के बाद जब सैटरडे संडे हमको पूरा टाइम मिल गया और उसके बाद भी हम दिन में भी कई सारे सेगमेंट महापुरा से लेकर आ पा रहे हैं, उस कारण से काम ने बिल्कुल गति पकड़ी है। और तीनों एरियाज़ में, रेलवे ट्रैक के पास में, राम मंदिर के पास में और सोडाला चौराहे के पास में, तीनों जगह साइमल्टेनियसली काम चल रहा है। जयपुर के खजाना महल में रखे जेमस्टोन अब आप देख सकेंगे। जून के दूसरे सप्ताह में म्यूजियम पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। करीब 3 एकड़ में बने म्यूजियम में सैलानी देश दुनिया के 400 तरह के 20,000 से ज्यादा और 100 साल से अधिक पुराने नायाब और बेशकीमती जेमस्टोन देख पाएंगे। पत्थर से जो जितनी भी चीज़ें बनती हैं सब यहाँ देखने को मिलेंगी। और लाइक जैसे अगर आप देखें तो एस्टेरॉइड की बात करें, हमने सुना ही है कि उल्का पिंड, लेकिन वो देखा कभी नहीं है, वो देखने को मिलेगा आपको। अलग अलग तरह के डायमंड्स देखने को मिलेंगे आपको, फॉसिल्स देखने को मिलेंगे आपको, जिनकी उम्र 3-3 हज़ार साल है जिनकी उम्र। शार्प टीथ आपको देखने को मिलेगा आपको। 16 श्रृंगार की जैसे मैं बात करूँ, हमने सुना ही है कि 16 श्रृंगार होता क्या है, बट वो 16 श्रृंगार में किस तरह के आभूषण या किस तरह की ज्वेलरी पहनी जाती है, वो पहली बार आपको अपनी आंखों से देखने को मिलेगी। जी। दुनिया की सबसे बड़ी रिंग हम लोगों ने बनाई है, जिसका वजन तकरीबन 111 किलो का वजन है, 4 किलोमीटर का 4 फीट का डायमीटर है इसका, और कई तरह के स्टोन्स और गोल्ड का वर्क इसमें यूज़ किया है। इसकी इंडियन टूरिस्ट के लिए 500 रुपये फीस रखी है हम लोगों ने, और फॉरेन टूरिस्ट के लिए इसके लिए 1500 रुपये फीस है इसकी। करीब 2 महीने से धरने पर बैठे कोविड सहायकों ने कैंडल मार्च निकाला। अपने साथी के द्वारा आत्महत्या करने के बाद से सीएचए में इस बात की नाराजगी और गुस्सा है कि सीएचए की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक के सीएचए खेमराज मीणा ने आर्थिक तंगी में सुसाइड कर लिया। उसके बाद धरना देने वाले कोविड सहायकों ने अपने साथी को श्रद्धांजलि दी और सरकार से दोबारा अपनी मांग दोहराई, जिसका जायजा लिया महेश धादीच ने। बीते 2 महीने से सीएचए जो बेरोजगार हुए थे, लगातार धरने और प्रदर्शन पर बने हुए हैं। आंदोलन जो है शहीद स्मारक पर वो किया जा रहा है। आज एक साथी सीएचए के सुसाइड करने के बाद में जो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर जो कैंडल मार्च है वो निकाला जा रहा है। तमाम साथी हैं वो अपना एक श्रद्धांजलि का जो भाव है वो प्रकट कर रहे हैं कैंडल मार्च के जरिए। खेमचंद मीणा जो आपके साथी रहे हैं सीएचए, उन्होंने क्यों आत्महत्या करी, क्या कोई कारण आप लोगों को पता चला उनके बारे में? खेमचंद मीणा जी के बारे में जितने भी कारण पता चले हैं, हमारे कुछ साथियों से संपर्क हुए। जब वो गया था 3 दिन पहले तक वो यहीं था। उनके बड़े भाई हैं जो राजू जी मीणा, उनसे भी पता चला। उन्होंने बताया था भी वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और नौकरी जाने की वजह से वो काफ़ी हताश था। और लगभग 60 दिन हो गए हमें यहाँ पे बैठे, तो उसकी कहीं ना कहीं एक नौकरी की उम्मीद थी, वो ख़त्म हो रही थी, और उसके साथ साथ उसकी ज़िंदगी जीने की उम्मीद भी ख़त्म हो रही थी। काफ़ी उसको समझाने की कोशिश की, सभी ने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये प्रशासन व सरकार द्वारा जो निरंतर दबाव बनाए जा रहे थे, उससे कहीं ना कहीं साथियों की जो नौकरी की उम्मीद खत्म हो रही थी। इसके चलते उसने गलत कदम उठाया। आपके चैनल के माध्यम से हम अपने साथियों को भी संदेश देना चाहते हैं, कोई भी साथी ऐसा गलत कदम नहीं उठाए। हम लड़ेंगे, जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। एक जिंदगी के साथ काफ़ी जिंदगी जुड़ी होती हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं, ये पहले ही जो सरकारें हैं वो लाशों पर बनी हुई हैं, तो अपनी ज़िंदगी गंवाने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी का सोचें और लड़ें, नौकरी के लिए लड़ेंगे तो जीतेंगे। आप लोग की कोई बात हो पाई? अभी आपको कोई बोला गया, कोई आपको आश्वासन मिला है उसमें? सर सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं, अभी तक हमारे बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं हमें। सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। कैमरा पर्सन भवानी के साथ महेश दाधिच, न्यूज़ 18 जयपुर। दौसा जीतू बड़ौदा हत्याकांड मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। तीनों आरोपी हत्याकांड के मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। जीतू बड़ौदा हत्याकांड में पुलिस को कामयाबी मिली है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस हत्या के मामले में ये तीनों आरोपी हैं, तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। क्या कुछ जानकारी पुलिस के हाथ लगती है? आशीष हमारे संवाददाता दौसा से हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, जीतू बड़ौदा जो गैंगस्टर था उसके हत्याकांड मामले में पुलिस ने 3 आरोपी आज गिरफ्तार किए हैं और पूरे मामले की खुलासा भी कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा। इस पूरे मामले में 2 आरोपी पहले गिरफ्तार हुए जिन्होंने सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल किए थे उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जो हत्याकांड में लोग शामिल थे उनको आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का मानना है कि इस पूरे हत्याकांड में करीब 7 से 8 बदमाश थे जो विरोधी गैंग के थे, जिन्होंने गैंगस्टर जीतू बड़ौदा की हत्या की थी और उसका शव जयपुर जिले के बस्ती के पास बास्को में फेंक दिया गया।
क्योंकि 11 मई की रात की घटना थी। काफी दिन घटना को बीत चुके थे, लेकिन पुलिस के हाथ ये आरोपी लग नहीं पा रहे थे। अभी भी पुलिस के हाथ कई जो बड़े शातिर आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं, लेकिन पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस पर काफी दबाव भी था अधिकारियों का। इसके बाद में पुलिस ने जो 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किए थे इस घटनाक्रम के, उनको पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जो अब आरोपी जो इस घटनाक्रम में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में जो जीतू बोरोदा गैंगस्टर है, उसके जो परिजनों ने FIR दर्ज कराई थी, उसमें 15 नामजद आरोपी थे। पुलिस अपने अनुसंधान में 7 से 8 आरोपी मान रही है और अब 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी भी 5 से 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई है। जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।